नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट propulsion सिस्टम की तरफ से, और अभी हम पंप जेट propulsion सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को खुद से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अभी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाया जाने वाला है। इन सबमरीन्स को बनाने के लिए जो मेन दायित्व था उसको हमारी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो को दिया जा रहा है, और इसमें अभी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से इन सबमरीन्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है। उनमें पंप जेट propulsion सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोपेलर के मुकाबले बेहतर स्पीड को देने के साथ साथ कम नॉइज को भी जनरेट करने वाले हैं। और इसी वजह से ब्रिटिश अस्यूते क्लास, यूएस की अपकमिंग एसेसन और फ्रेंच की बैराक्यूडा क्लास की सबमरीन्स में सेम पंप जेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वर्तमान हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और प्रॉब्लम ये कि ये भले ही हमको बेहतर स्पीड को प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टलियर भी पड़ने वाला है। अब अभी भारत की तरफ से खुद से भी एक पंप जेट propulsion सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक स्मॉल स्केल मॉडल में भी बनाया जा रहा है, और इसकी एक प्रोटोटाइप को भी तैयार करके टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से मैच्योर करने में हमको वक्त लग सकता है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से भी भारत को सीधे तौर पर अपनी पंप जेट टेक्नोलॉजी को ऑफर किया जा रहा है, और वो अभी अपनी प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो सबमरीन्स को ऑफर किया जा रहा है उनके साथ भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए अपनी पंप जेट टेक्नोलॉजी को शेयर करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जहां पर हम जल्दी से एक पंप जेट टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकते हैं और हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम खुद से पंप जेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो इसे पूरी तरीके से डेवलप करने में और मैच्योर करने में टाइम लगने वाला है, और तब जाकर हम इसको हमारे सबमरीन में इस्तेमाल कर पाएंगे, और तब तक हमारे सबमरीन प्रोग्राम को रोक के रखना पड़ेगा। लेकिन अगर टीओडी के साथ हमको ये मिल जाए तो हम यहाँ पे सीधे तौर पर हमारी सबमरीन्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और साथ ही हम चाहे तो अपनी खुद की पंप जेट सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश भी इसी दौरान ही कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के हमारे फ्यूचर सबमरीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर, और अभी हम इसकी एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और अभी रिसेंट दिनों में अर्मेनिया भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का काफ़ी बड़ा इंपोर्टर बन चुका है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। पहले पिनाका रॉकेट्स, फिर आर्टिलरी गन्स और एमुनिशंस को खरीदने के बाद अर्मेनिया की तरफ से भी भारत से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अभी पता चला है कि अर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से कॉनकोर M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदा जा रहा है, और ये कोई नई डील नहीं, क्योंकि इससे पहले भी अर्मेनिया की तरफ से ऐसे ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ऑपरेट किया जा रहा था, जो कि एक सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसको किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बार वो सीधे तौर पर इसको भारत से खरीदना चाहते हैं। वैसे कॉनकोर M की बात करें तो एक सोवियत ओरिजिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन इनको अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाया जाता है, जिनको भारत में भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये दरअसल इसकी ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा बेहतर वेरिएंट है, जिसको एक अपग्रेडेड वेरिएंट कहा जा सकता है, जिसको हम दुश्मन की हेवीली आर्मर्ड व्हीकल्स को, इवन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप्ड किए गए व्हीकल को भी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी अर्मेनिया की तरफ से जो इनको खरीदा जा रहा है, इनको अभी वो अपनी स्टॉक को रिफिल करने के लिए खरीद रहे हैं। अब सबने देखा होगा कि रिसेंटली अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें अर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था, और बहुत ही बुरी तरीके से अर्मेनिया का हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अभी अर्मेनिया की तरफ से अपनी डिफेंस को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से वो अभी काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट के खरीद के स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट नोतम वार्निंग को लेकर। पिछले कुछ दिनों से DRDO की तरफ से रेगुलर बेसिस पर बे ऑफ बंगाल के ऊपर नोतम वार्निंग को इशू किया जा रहा है, और अलग अलग मिसाइल को टेस्ट भी किया जा रहा है। 1-2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी अंडमान के पास एक नोतम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसे करीब 450 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया था, और तब मैंने आप सभी को बताया था कि शायद यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, और आज इसको लेके ऑफिशियल अपडेट भी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि अभी सफलता के साथ भारत की तरफ से अंडमान के पास से ब्रह्मोस की ER वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका है, जिसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर है। इसके अलावा भी भारत की तरफ से एक और नोतम वार्निंग को भी इशू किया गया, जो कि कल वार्निंग इशू किया गया था, जिसे अभी 15 और 16 दिसंबर के बीच इशू किया गया। यह आज तक की भारत की तरफ से
इशू किए गए किसी भी वार्निंग के मुकाबले सबसे बड़ा न्यूनतम वार्निंग होने वाला है, क्योंकि इस वार्निंग को अभी लगभग 5400 किलोमीटर के दायरे में इशू किया जा रहा है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर के यूजर डिट्रसफा की तरफ से अपनी हैंडल पर पोस्ट किया गया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वार्निंग को कितने बड़े एरिया के ऊपर इशू किया जा रहा है। अब इस वार्निंग को देखकर ये बताना इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें भारत अपनी किस मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है। जाहिर सी बात है कि इसमें भारत कोई अपनी लॉन्ग रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है, जिसमें अग्नि 5 मिसाइल हो सकता है या फिर हमारी K5 सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि बताया गया था कि K5 मिसाइल की टेस्टिंग 2022 के एंड तक किया जा सकता था। वैसे K5 मिसाइल की एक्चुअल रेंज करीब 5500 किलोमीटर तक होने की बात की गई थी, तो ज़्यादा चांसेस यही होगा कि शायद यहाँ पर हमारी इसी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा उपलब्धि भी होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल से हम पूरे चाइनीज मेनलैंड को टारगेट कर सकते हैं और किसी भी चाइनीज अटैक को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगला अपडेट INS विक्रांत की तरफ से है। 1 या 2 दिन पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर को 2023 की जून से जुलाई के बीच ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया था और अपनी पहली डिप्लॉयमेंट में भेजने का फैसला किया गया था। और अभी हमारी ईस्टर्न साइड में INS विक्रांत को रखने का फैसला किया गया और इसके लिए एक प्राइवेट जेटी को भी लीज पर लेने का फैसला किया गया। इस दौरान INS विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट्स को भी खरीदने के लिए फ्लोट किए गए टेंडर को जल्दी से ही फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही INS विक्रांत की अभी फाइनल एविएशन ट्रायल को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। इससे पहले भी INS विक्रांत से एविएशन ट्रायल की पहली फेज को कंडक्ट किया जा चुका था, जिसमें इसकी बेसिक इक्विपमेंट को टेस्ट किया गया था और इसमें पहले से ही LRSAM को तैनात किया जा चुका है और बताया गया कि जल्दी से इसमें MRSAM को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इसमें फिलहाल अभी DRDO की शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और N40L 3D सर्वेलेंस रडार लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें MF-STAR रडार को इंस्टॉल नहीं किया गया, जो कि इसका मेन सर्च रडार होने वाला है। अभी तक INS विक्रांत की डेक से हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करते हुए आपने देखा होगा और पिछली बार की ट्रायल के दौरान इसमें MiG-29 की फाइटर जेट के एक एयरफ्रेम मॉडल को भी देखा गया, जिसमें ये देखने की कोशिश किया जा रहा था कि MiG-29 का डायमेंशन इसमें फिट होगा या फिर नहीं होगा। और अभी बताया जा रहा है कि फाइनली इंडियन नेवी की तरफ से INS विक्रांत में MiG-29 के फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करके इनको टेस्ट करने का फैसला किया गया और पहली बार INS विक्रांत से MiG-29 के साथ साथ तेजस की नेवल वेरिएंट को भी टेस्ट करना शुरू किया जाएगा, जिसमें INS विक्रांत से इनको स्टोर करना, टेक ऑफ करना, लैंड करना, जैसे हर एक कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए INS विक्रांत को डीप सी में अभी भेजा जा रहा है और जल्दी INS विक्रांत से एविएशन ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और बाकी बचा हुआ MF-STAR रडार जो है वो 2023 के अर्ली डेज में इसमें इंस्टॉल होने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके, और 1-2 दिन पहले हम इसके बारे में भारत की फ्यूचर इंजन के बारे में बात कर रहे थे और इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रांस की तरफ से भी भारत के साथ जॉइंटली एक एरो इंजन को डेवलप करने के लिए अपना फाइनल ऑफर सबमिट किया गया है, जिसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के एक मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम सफरान है और भारत के एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम PTC इंडस्ट्रीज है, उनके बीच एक MOU को साइन किया गया, जिसमें PTC इंडस्ट्रीज अभी सफरान की M88 सीरीज की इंजन्स की एक मेजर सिस्टम को और सब सिस्टम को सप्लाई करने वाला है। अब आप सब जानते हैं कि M88 सीरीज के जो इंजन्स होते हैं उनको रफाल में इस्तेमाल किया जाता है और हम भी अभी रफाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमें इन इंजन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हर एक फाइटर जेट को उनकी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान करीब 3 से 4 बार इंजन को बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में अभी अगर इन इंजन्स के लिए इंडियन कंपनी मेजर सब सिस्टम को जैसे कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज को सप्लाई करती है या ऐसे कंपोनेंट को सप्लाई करता है, तो इसमें हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है और आगे चल के हम सफरान के साथ जो फ्यूचर इंजन को भी डेवलप करेंगे उनके लिए भी एक कंपोनेंट को सप्लाई कर सकता है। अभी सफरान की तरफ से दरअसल भारत में अपनी एक सप्लाई चेन को भी बनाने का फैसला किया जा रहा है और इसमें PTC इंडस्ट्री पहला कंपनी बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।